वक्फ संशोधन बिल कल लोकसभा से पास हो गया, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लोकसभा से जब कल बिल पास हुआ तो उसमें एनडीए के 5 सांसदों के वोट नहीं डाले गए। एनडीए की अगर कुल संख्या आज देखें तो 293 है, जबकि वोट डले मात्र 288। तो ये 5 सांसद कौन थे जिन्होंने वोट नहीं डाला? और ये व्हिप जारी करने के बाद में भी वोट नहीं डाला, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि अगर व्हिप जारी करने के बाद में भी कोई वोट नहीं डालता या पार्टी के खिलाफ जाकर के वोट डालता है तो उसकी सदस्यता तक जा सकती है। इस खबर पर बात करेंगे डिटेल में। दूसरी बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो संसद से नदारद रहे। कल लोकसभा के अंदर डिबेट हुई, बहस हुई, लेकिन तकरीबन पूरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में लोकसभा के अंदर दिखाई नहीं दिए। अमित शाह बैठे रहे सुबह से शाम तक, विपक्ष के सांसद बैठे रहे। और मैंने आपको राहुल गांधी की तस्वीरें दिखाई हैं, जरा एक बार फिर से देख लीजिए। राहुल गांधी और विपक्ष के तमाम अन्य सांसद वो रात को 2:25 पर, यानी सुबह तड़के 2:25 पर वो संसद से बाहर गए और सुबह 9:30 पर दोबारा से संसद में हाजिर हो गए, क्योंकि आज राज्यसभा में बहस होनी है। हालांकि राज्यसभा के सांसद नहीं है राहुल गांधी, वो लोकसभा के सांसद है, लेकिन फिर भी चूंकि एक बहुत बड़ा बिल लाया जा रहा है और ऐसे में प्रधानमंत्री गायब है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि जिन 5 सांसदों ने वोट नहीं किया उसमें एक नाम नरेंद्र मोदी का भी है। यानी वक्फ बिल के लिए जिस तरीके से हंगामा मचाया हुआ है, वक्फ को लेकर के जिस तरीके से शोर शराबा हो रहा है, उसमें नरेंद्र मोदी ने खुद ही वोट नहीं डाला। 5 जो नाम निकल करके सामने आ रहे हैं, जिसमें 3 नाम पूरी तरह से क्लियर हो गए हैं जिन्होंने वोट नहीं डाला है। 2 सांसद और कौन है उनका भी पता लगाया जा रहा है, क्योंकि ये जो वोटिंग होती है ये गुप्त मतदान होता है। ऐसे में बिल्कुल स्पेसिफिक ये पता नहीं चलता कि किस मेंबर ने वोट नहीं डाला है, लेकिन जो मेंबर था ही नहीं तो जाहिर सी बात है उसने तो वोट नहीं डाला है। और सुबह सुबह नरेंद्र मोदी जब संसद के अंदर इतनी गंभीर बहस चल रही है, वो चले गए बैंकॉक। अब राहुल गांधी अगर बैंकॉक चले जाते या राहुल गांधी वोट नहीं डालते तो सोचिए किस तरीके से मीडिया में खबरें चलने लगती, मीडिया में किस तरीके से ब्रेकिंग चलने लगता कि देखिए राहुल गांधी इतने बड़े गंभीर मसले को छोड़ करके विदेश चले गए। अब नरेंद्र मोदी चले गए बैंकॉक में। बैंकॉक में पहले ही भूकंप आया हुआ है, वहां पर पहले ही एक बहुत बड़ी त्रासदी है, और अब ऐसे में नरेंद्र मोदी वहां पर गए हैं तो एक और बड़ी खबर वहां पर बन गई, क्योंकि बैंकॉक अब से पहले 2 दिन पहले खबरों में था, सुर्खियों में था। वहां पर बड़ा भयंकर भूकंप आया, थाईलैंड में, बैंकॉक में, म्यांमार में, और बहुत बड़ी संख्या में लोगों की जानें चली गई, हजारों की तादाद में लोगों की जानें चली गई। अब नरेंद्र मोदी वहां पर गए। अब मैं आपको कुछ स्पेसिफिक आंकड़े दिखाना चाहता हूं जिसके जरिए थोड़ा तस्वीर साफ हो सके। लोकसभा के अंदर जब कल बिल पास हुआ तो पक्ष में वोट डाले गए 288, जबकि सरकार के पास में जो कुल आंकड़ा है वो 293 का है, 293 का, यानी 5 सांसदों का वोट नहीं डला। विपक्ष के वोट डले 232। अब ये 5 सांसद कौन है जिन्होंने वोट नहीं डाला? सबसे पहले ओम बिरला, उन्होंने वोट नहीं डाला है। स्पीकर सामान्यतः वोट नहीं डालता है। स्पीकर वोट तभी डालता है जब दोनों तरफ से अगर बैलेंसिंग हो जाए तो जाकर के स्पीकर वोट डालता है, वरना स्पीकर वोट नहीं डालता है। और ये एक वोट साफ हो गया है, यानी माननीय ओम बिरला साहब उन्होंने वोट नहीं डाला। अब दूसरा वोट प्रधानमंत्री का, प्रधानमंत्री ने भी वोट नहीं डाला। तीसरा वोट जो बताया जा रहा है उसमें नाम निकल करके सामने आ रहा है नितिन गडकरी का। नितिन गडकरी ने भी वोट नहीं डाला। अब 2 वोट और किसके हैं जिन्होंने वोट नहीं डाला, ये अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। लेकिन ये 5 सांसद ऐसे हैं जिन्होंने वोट नहीं डाला है। ओम बिरला साहब को तो हो सकता, मतलब नियम के हिसाब से छूट मिल सकती है कि जब जरूरत ही नहीं थी तो उन्होंने वोट क्यों डालना। हालांकि ये भी कहा जा सकता है कि जब पार्टियां देख लेती हैं कि हम कंफर्टेबल तरीके से हम जीत रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि फिर सारे के सारे वोट डालें। 1-2 सांसद हैं, उनको अगर बीमारी की वजह से छुट्टी देनी पड़े तो दी जा सकती है। लेकिन यहां तो इतना बड़ा मसला है
जिस मसले को लेकर के बीजेपी के माइंड में चल रहा है कि हमने वक्फ पर नया कानून बनवा लिया है, इसलिए हम बिहार जीत जाएंगे, बंगाल जीत जाएंगे। जब इतना बड़ा मसला है, इतना बड़ा मुद्दा है, तो क्यों साहब आप नहीं कर रहे हैं यहां पर वोटिंग, क्यों नहीं कर रहे हैं? या नरेंद्र मोदी को अपने बचपन के उस दोस्त की याद आ गई थी? नरेंद्र मोदी कहते हैं हमारा घर तो वहां है जहां पर चारों तरफ मुसलमान हैं। ईद पर हमारे घर पर इतनी मिठाइयां, इतनी सेवैयां आती थी कि हमें घर पर खाना बनाना नहीं पड़ता था। तो क्या मुसलमानों का पुराना कर्ज याद आ गया? खैर छोड़िए इन बातों को, इन बातों का कोई मतलब नहीं है। मुद्दे की बात क्या है? मुद्दे की बात यह है कि रात में जब 12:46 पर जब वोटिंग हो रही थी, तो उस वक्त में नरेंद्र मोदी देश में ही थे, लेकिन वोट नहीं किया। कोई कहे कि नरेंद्र मोदी तो विदेश यात्रा उनकी पहले से तय थी, उनको वहां जाना था इसलिए वो वहां चले गए, ये सब बकवास की बात है। आप एएनआई का ट्वीट आप देखिए, एएनआई का ट्वीट है और इसमें 6:56 पर ट्वीट किया गया एएनआई की तरफ से कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैंकॉक थाईलैंड के लिए रवाना हो गए। तो नरेंद्र मोदी साहब आज 4 अप्रैल को वो बैंकॉक में रहेंगे, शिखर सम्मेलन के अंदर भाग लेंगे और उसके बाद में वो 5 और 6 श्रीलंका के अंदर, 5 अप्रैल और 6 अप्रैल 2 दिन श्रीलंका के अंदर रहेंगे। 3 दिवसीय नरेंद्र मोदी का ये विदेश दौरा है। और अब इसके बाद में ये जरा विजुअल देखिए आप। एएनआई हो सकता है कि लेट से ट्वीट कर रहा हो, रात को ही नरेंद्र मोदी चले गए हों, ऐसा नहीं है। ये विजुअल साफ तौर पर बताते हैं कि सुबह 7 बजे के विजुअल हैं। और चूंकि दिल्ली में अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, तो दिल्ली में 7 बजे सुबह हो जाती है। बाकी के अगर हिस्से में अगर बात करें भारत में, तो हो सकता है कि थोड़ा सा टाइम का वेरिएशन रहे या मौसम के हिसाब से वेरिएशन रहे, लेकिन दिल्ली में सुबह 7 बजे ठीक ठाक दिन निकल जाता है और ये उसी वक्त की तस्वीरें हैं। यानी नरेंद्र मोदी सुबह 7 बजे गए हैं और रात को 12 बजे वोटिंग हो रही थी और वो उस वोटिंग के अंदर हिस्सा नहीं लिया। अब जरा सुनिए, समझिए बीजेपी किस तरीके से खेल करती है और उसमें मीडिया किस तरीके से अपना रोल अदा करती है। अगर इसी चीज को थोड़ा उल्टा कर दीजिए, मान लीजिए कि ये बिल जो मुसलमानों के लिए या वक्फ कानून नया बनाया जा रहा है उसके लिए लाया जा रहा है, ये अगर मुसलमानों के लिए ना होता, किसी और मसले पर होता, हिंदू वोट बैंक उससे अगर किसी न किसी प्रकार से साधने की कोशिश की जा रही होती। हालांकि ये जो कुछ किया जा रहा है उसमें हिंदू वोट बैंक ही साधा जा रहा है, मुसलमानों को दरकिनार करके और हिंदू वोट को अपनी तरफ ले लेंगे। बीजेपी के सलाहकारों को शायद यही लगता है और इसीलिए किया गया है। लेकिन अगर दूसरा कोई मसला होता तो टीवी में कैसे हेडलाइन चलती, टीवी में कैसे खबर चलती और भाजपा के नेता कैसे ट्वीट कर रहे होते कि रात को 1 बजे नरेंद्र मोदी ने वोट डाला, सुबह 3 बजे नरेंद्र मोदी उठ गए, 4 बजे नरेंद्र मोदी ने योगा किया, 5 बजे नरेंद्र मोदी ने नारियल का जूस पिया, 6 बजे नरेंद्र मोदी ने कपड़े पहने और 7 बजे नरेंद्र मोदी पहुंच गए एयरपोर्ट पर। इस तरीके से टाइमलाइन बताई जाती और वो टाइमलाइन जो है फिर उसके बाद में व्हाट्सएप पर चलने लगती कि वाकई 18 घंटे काम करने वाला प्रधानमंत्री मिला है देश को। बाकी तो सब लोग सोते रहते थे पहले। अब नरेंद्र मोदी सो रहे थे या क्या कर रहे थे, जरा बताइए आप। जब रात को 12:40 पर वोटिंग हो रही थी, तो उस वक्त में नरेंद्र मोदी साहब क्या कर रहे थे? क्यों नहीं उन्होंने वोट डाला? एक तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं, ये तस्वीर देखिए आप। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की तस्वीर है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जिस वक्त में वुमेन रिजर्वेशन का बिल लेकर के आया गया, उस वक्त में वोट डालने के लिए आए थे और संभवतः यह आखिरी बार था जब उन्होंने संसद में वोटिंग की थी। उसके बाद में उनको ऐसा कोई वोटिंग का मौका मिला नहीं। लेकिन आप देखिए व्हील चेयर पर भी डॉक्टर साहब वो पहुंच गए थे और पता था कि उनके एक वोट से ना जीत होनी है ना हार होनी है, और हार तय थी। लेकिन उसके बावजूद आप देखिए कि किस तरीके से अपने काम को, अपने फर्ज को अदा करने की बात होती है तो डॉक्टर साहब कभी 1 इंच भर पीछे नहीं गए। और ये जो छुट्टी वाली बात, क्या कभी आपने देखा था कि डॉक्टर मनमोहन साहब वो पाकिस्तान घूमने के लिए गए हैं? हालांकि पाकिस्तान जो है उनका पैतृक स्थान है, पाकिस्तान में उनका जन्म हुआ था, लेकिन डॉक्टर मनमोहन साहब अपनी पूरी जिंदगी कभी पाकिस्तान नहीं गए। और एक हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी साहब, वो जन्मदिन का केक कटवाने के लिए हवाई जहाज को पाकिस्तान में अचानक से उतरवा देते हैं। खैर इन बातों को भी छोड़ दीजिए आप। क्या वाकई अब लोकसभा के अंदर बिल पास हो गया है तो राज्यसभा के अंदर भी बिल पास हो जाएगा, या वहां पर मसला अटक सकता है? ये आगे के लिए डेवलपमेंट है। पुरानी बातें तो हम कितनी भी कह लें, आगे अब क्या होगा ये बड़ा सवाल है।
तो आगे जो होगा वो आंकड़ों में छिपा हुआ है। ये आंकड़े जरा आप देखिए, आंकड़े बताते हैं कि आगे किस तरीके से क्या कुछ होगा। अभी राज्यसभा के अंदर कुल 236 सांसद हैं और बहुमत के लिए चाहिए 119 सांसद। बीजेपी के पास में 115 प्लस 6 हैं और टोटल एनडीए के मिलाकर के यहां पर 121 सांसद हैं। कांग्रेस के 85 हैं, अन्य 30 हैं। अब ये जो 6 सांसद हैं ये नॉमिनेटेड सांसद हैं। अब ये नॉमिनेटेड सांसद भाजपा के साथ में, तभी भाजपा यहां पर बहुमत में, और बहुमत भी बिल्कुल स्लाइट मेजोरिटी है बीजेपी के पास में। यानी अगर थोड़ा बहुत भी इधर उधर खेल हुआ तो बिल अटक जाएगा साहब, ये यहीं पर रह जाएगा। और ऐसा नहीं कि पहले नहीं हुआ, वो कभी ऐसे पहले भी ऐसा हुआ है कि लोकसभा से बिल पास करवा लिया गया और राज्यसभा के अंदर बिल अटक गया। और ऐसा तो बहुत बार हुआ है कि लोकसभा से बिल को पास हुए साल बीत गया, 2 साल बीत गए, 3 साल बीत गए और राज्यसभा से बिल पास नहीं हो पाया, क्योंकि लोकसभा में तो आमतौर पर सरकारें मेजोरिटी हासिल कर लेती हैं, लेकिन राज्यसभा में मेजोरिटी हासिल बहुत बार नहीं रही है। बीजेपी इस बार दोनों जगह पर मेजोरिटी से थोड़ा पीछे है। इससे पिछली बार की अगर बात करें तो जब 303 सीटें आई थी बीजेपी की, तो उस वक्त में एक ऐसा मौका आया था जब लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी बीजेपी को मेजोरिटी थी। लेकिन आज की तारीख में बीजेपी दोनों जगह पर बैसाखियों के सहारे, वहां पर नीतीश नायडू की बैसाखी है और यह भी साफ हो गया कि नीतीश नायडू जो ड्रामा कर रहे थे, रोजा इफ्तार पार्टी में जाकर के मुस्लिम टोपी लगा करके खजूर खाने का जो काम कर रहे थे और बोल रहे थे कि मेरे हुजूर हम मुसलमानों के साथ हैं, खा रहे थे खजूर और बोल रहे थे कि मेरे हुजूर हम मुसलमानों के साथ हैं। लेकिन वो मुसलमानों के कितने साथ थे कल पता चल गया, क्योंकि 288 का नंबर अगर आप देखें तो 288 जिन सांसदों ने कल वोट किया है, इसमें से अगर 35 सांसद, या यूं कहूं कि मैं अगर आरएलडी को छोड़ भी दूं तो 33 सांसद, 16 सांसद टीडीपी के, 12 सांसद जेडीयू के और 5 सांसद चिराग पासवान और 2 सांसद जयंत चौधरी के, ये 35 होते हैं। अगर ये सांसद वोट नहीं डालते तो किसी कीमत पर मोदी सरकार की हिम्मत नहीं थी कि इस बिल को लोकसभा के अंदर फिर पास करवा के दिखा दे, किसी प्रकार से हिम्मत नहीं थी। लेकिन देखिए साहब, खजूर खाने वाले हुजूर किसके साबित हुए और हुजूर किसके लिए है और हुजूर अब वो किसको कहेंगे, ये तो सब पता चल गया ना। तो यानी जो पर्दा था वो पर्दा हट गया साहब। अब नीतीश और नायडू वो आमने सामने होंगे, अब जनता के सामने रूबरू होंगे। और इस बिल को इस तरीके से प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि इस बिल के आने से मुसलमानों की गरीबी दूर हो जाएगी। अब सारा काम मुसलमानों के लिए ही करेंगे। आपको मुसलमानों में पता नहीं कितनी जबरदस्त हमदर्दी है। 3 तलाक लेके आएंगे तो आप कहेंगे हम तो मुसलमान औरतों का भला चाहते हैं, हिंदू औरतों का भले के लिए आपने क्या किया। फिर उसके बाद में आप कहते हैं नहीं भाई, हम तो अब ये वक्फ कानून लेकर के आ रहे हैं और इसके जरिए जो गरीब पसमंदा मुसलमान है उसको हक नहीं मिल रहा है, उसको हक देना हमें। तो सारा आपका भला अब मुसलमानों के लिए क्यों सोचते हैं? कभी हिंदुओं के लिए भी सोचिए कि हिंदुओं के बच्चों को क्या हालत है। आज नौकरी नहीं है, घर जमीन जायदाद वो सिकुड़ गए हैं, उनके लिए क्या कर रहे हैं आप? सबसे बड़ा वोट बैंक। और सबसे बड़ी बात यह है कि क्या अब राज्यसभा के अंदर किसी के अंतरात्मा जागेगी क्या? जिस तरीके से 5 सांसद कल लोकसभा के अंदर वोट नहीं डाल रहे थे, आज अगर राज्यसभा में भी वैसा ही हुआ तो मामला फंस जाएगा, क्योंकि राज्यसभा में सिर्फ 2 सांसदों से बीजेपी को बहुमत है, 2। और बीजेपी को अगर यहां पर 4-5 सांसद, 8-10 सांसद अगर उनकी अंतरात्मा कहीं से जाग गई, हालांकि राजनीति में अंतरात्मा बेच करके राजनीति की जाती है, मौजूदा वक्त की तो यही सच्चाई है। लेकिन अगर कहीं से यह हुआ कि चलिए भाई कोई मुसलमान मेरे को वोट देता है इसलिए मैं संसद की चौखट तक आ पाता हूं, वरना कहीं पर मैं ऐसे ही खादी कुर्ता पहन करके घूम रहा होता गलियों में, तो शायद किसी की अंतरात्मा जाग जाए तो राज्यसभा में बिल अटक सकता है। और ऐसा पहले भी हुआ है। मैं जरा आपको एग्जाम्पल दे देता हूं। मोदी सरकार 2014 में भूमि अधिग्रहण कानून में बदलाव लेकर के आई थी, लेकिन इसे संसद में पारित नहीं करवाई। इस कानून को किसानों और विपक्ष ने जमकर के विरोध किया, जिसके कारण सरकार को 4 बार अध्यादेश जारी करने के बावजूद इसे वापस लेना पड़ा।
यह मोदी सरकार की एक बड़ी नीतिगत विफलता मानी जाती है। कांग्रेस और राहुल गांधी ने इस बिल का विरोध किया था। कांग्रेस ने इसे किसानों के खिलाफ बताया और सड़कों से लेकर के संसद तक विरोध किया। लोकसभा में पारित होने के बावजूद राज्यसभा में बहुमत न होने के कारण यह कानून अटक गया था। मोदी सरकार ने 4 बार अध्यादेश जारी कर इसे लागू करने की कोशिश की, लेकिन भारी विरोध के कारण इसे वापस लेना पड़ा। तो ये ऐसा नहीं कि नरेंद्र मोदी कोई वाकई बहुत बड़ी संजीवनी बूटी लेकर के आए हैं और उनके पास तो हर बीमारी का इलाज है। अगर ऐसी बात होती तो वो खुद 240 पर नहीं आते। खैर, अब ये बिल किस तरीके से राज्यसभा के अंदर पेश होगा, कैसे जो है वहां पर बहस होगी, देखने वाली बात रहेगी, क्योंकि कल जोरदार बहस हुई है और आज राज्यसभा में भी हम उम्मीद कर रहे हैं कि जोरदार तरीके से इस पर बहस होगी, बात रखी जाएगी और ये बहस, ये बातें ही इतिहास में रहेंगी। ठीक है, किसी टाइम पर किसी के पास में सत्ता थी, किसी टाइम पर किसी के पास में बहुमत है, तो उसने अपनी चलाई और हर सरकार यही करती है। जिस सरकार के पास में अगर प्रचंड जनादेश होता है तो वो सरकार अपने मनमाने तरीके से काम करती है, उसका जो एजेंडा होता है उस एजेंडे को लागू करती है। आज बीजेपी का एजेंडा यही है। बीजेपी को लगता है कि हिंदुओं का फायदा करने से अच्छा यह है मुसलमानों के अंदर कोई चिंगारी फेंक दो तो अपने आप वहां पर हिंदू वोटर जो है वो खुश हो जाएगा। ये सिंपल सा गणित है, ये सिंपल सी राजनीति है और इसको अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो आप ही का नुकसान है। और इसीलिए वोटर को, लोगों को जागरूक होना चाहिए ताकि वो चिंगारी जहां पर फेंकी जा रही है उससे नुकसान किसका हो रहा है, फायदा किसका हो रहा है, फसल कौन काट रहा है, ये समझ लेंगे अगर आप, तो फिर वो जो लोग हैं या वो जो सियासतदान है या मौजूदा सत्ता है वो फिर ये अपना खेल बदलेगी। खैर, अब देखना यही है कि राज्यसभा में किस तरीके से इस पर बहस होती है और राज्यसभा में क्या वाकई बीजेपी बहुमत हासिल कर पाती है, ये कानून बन पाता है या नहीं। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।